नमस्कार दोस्तों। आज इतिहास की हम दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास में हमने पढ़ा था आधुनिक भारत का इतिहास स्टार्ट किया था, जिसके अंतर्गत हमने यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात की थी। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि यूरोप के कंपनियां जो है हमारे भारत में उनका आगमन होता है। तो उसी सीक्वेंस में हम पहले बात करेंगे। हम पहले समझेंगे कि जो यूरोपीय कंपनी हमारे भारत में आई, इन कंपनियों का हमारे भारत में आने का क्रम क्या रहा। क्रम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है। तो इस क्रम को देखिएगा, कंपनियों के आगमन का क्रम। तो सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? 1498 में। फिर कौन आया था? डच आए थे। डच कहाँ के निवासी थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, जो कि 1595-96 में भारत आए थे। तीसरे नंबर पे कौन आया था? अंग्रेज आए थे, जो कि 1600 में आए थे। और चौथे नंबर पर डैन आए थे 1616 में। और पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी आए थे 1664 में। इसमें अभी हम पढ़ेंगे कि पुर्तगाली तो सबसे पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए। अब डच आए तो पहले थे, लेकिन कंपनी की स्थापना की जब बात करेंगे तो अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना दूसरे नंबर पे और डच तीसरे नंबर पे चले जाते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो एक क्रम है, क्रम सीक्वेंस से आप याद करिए, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी और इनका ईयर, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग में अक्सर आता है। पुर्तगाली कब आया? 1498। डच कब आया? 1595-96। अंग्रेज कब आया? 1600 में। डैन कब आया? 1600। और फ्रांसीसी कब आया? 1664। ये हो गई इनके आगमन का क्रम। आज हम पढ़ते हैं भारत में जो कंपनी सबसे पहले आई वो कौन सी थी? पुर्तगाली थी। तो आज हम पुर्तगाली कंपनी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने बात की कि 1498 में पुर्तगाल का एक निवासी वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप, इसे वर्तमान में केप टाउन या उत्तमासा अंतरिक्ष, जिसकी खोज किसने की थी? बार्टोलोमो डियाज ने। ठीक है। तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है, जहां पर उसका स्वागत कौन करता है? जमोरिन नाम के राजा द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। तो अगर इसकी डेट पूछी जाए तो 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। हमने कल बात की थी, जमोरिन से उसकी व्यापारिक बातें होती हैं, बहुत सी मसाले, जड़ी बूटियां वो अपने साथ लेके कहा जाता है वापस जाता है पुर्तगाल, और वहां पर उसका व्यापार करता है। उसे कितना मुनाफा होता है? 60 गुना ज्यादा मुनाफा होता है। तो ये पहला यात्री था कौन? वास्को डी गामा, जो कि 17 मई 1498 को भारत आया। अब इसी सीक्वेंस में अगर हम बात करें कि ऐसा दूसरा शख्स कौन सा आया, तो अगर हम बात करें दूसरा अभियान, पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में दूसरा अभियान भारत पहुंचता है 1500 में। पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में पहुंचता है 1500 में भारत। अब जब ये भारत जा रहा होता है तो अब इसके पास कुछ होता नहीं है, और जब इसके पास राजा के पास जाना है तो भाई कुछ न कुछ उपहार ले जाना जरूरी था। तो कालीकट बंदरगाह पे जाता है और एक अरबी जहाज था उसको लूट लेता है, और लूट कर जाता है जमोरिन को उपहार स्वरूप दे देता है, और जमोरिन को खुश करने के लिए। ठीक है। तो दूसरा अभियान किसके नेतृत्व में आया? पेड्रो अल्वारेज के नेतृत्व में आया। कब आया? 1500 में। उसके बाद वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। कब आता है? 1502 में। 1502 में पुनः वास्को डी गामा भारत आता है। अब देखिए, यहाँ पे आपको बुक्स में नहीं मिलेगा जल्दी कि वास्को डी गामा के बारे में हम पढ़ते हैं भारत आया, लेकिन अगर उसकी मृत्यु पूछ ली जाए कि उसकी मृत्यु कब और कहां हुई, तो आपको बताना चाहूंगा कि उसकी मृत्यु भारत में ही हुई। 24 दिसंबर 1524 को कोचिन में ही उसकी मृत्यु हुई। किसकी? वास्को डी गामा की। तो ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिएगा कि 24 दिसंबर 1524 को वास्को डी गामा की कोचिन भारत में ही उसकी मृत्यु हुई। अब इसी सीक्वेंस में अगला कौन आता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये भारत में पुर्तगालियों द्वारा प्रथम वायसराय बनाकर भेजा गया। वायसराय या गवर्नर कह लीजिए। तो भारत में पुर्तगालियों द्वारा भेजा गया प्रथम गवर्नर वायसराय था, जो कब आता है? 1505 में आता है। अब 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आते हैं। जब ये भारत आते हैं
तो इनको सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि आपको भारत में जाकर हमारे लिए पुर्तगाली दुर्ग बनाने हैं, व्यापार को सुदृढ़ करना है और क्या करना है, शांति तरीके से व्यापार करना है। तो अगर यहाँ पर बात की जाए तो इन्होंने एक पॉलिसी फॉलो की जिसे कहा गया ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि किसने शांत जल की नीति अपनाई, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने शांत जल की नीति बनाई। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में पुर्तगाली द्वारा प्रथम वायसराय गवर्नर बना के कौन भेजा गया, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा भेजे गए। तो इनका महत्वपूर्ण कार्य की बात करें तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की, शांत जल की नीति, इसमें शांत तरीके से हमें व्यापार करना है। 1508 की बात करें तो 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का एक लड़ाई होती है, एक युद्ध होता है मुस्लिम संयुक्त बेड़े से। मुस्लिम संयुक्त बेड़े में कौन थे, गुजराती मुस्लिम थे, मिस्र के मुस्लिम थे और तुर्क के मुस्लिम थे। 1508 में इनका युद्ध होता है इस संयुक्त मुस्लिम बेड़े के साथ, जिसमें पराजित होते हैं और इनका पुत्र मारा जाता है। बहुत दुखी होते हैं और अंदर से सोचते हैं कि फाइनली हम इन्हें हराएंगे। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वापस जाने से पहले क्या करते हैं, इस संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित करते हैं। 1509 में पुनः ये उसको पराजित करते हैं, जिससे ये हार चुके होते हैं और इनका पुत्र भी उसी में मारा जाता है। फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा वापस चले जाते हैं और फिर यहाँ पुर्तगालियों द्वारा भारत में दूसरा गवर्नर या वायसराय भेजा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। कब आते हैं, 1509 में आते हैं और 1515 तक रहते हैं। अब इसे पुर्तगालियों द्वारा भारत में वास्तविक संस्थापक की संज्ञा दी गई। वास्तविक रूप से इन्हें संस्थापक कहा गया। पहले तो आए थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, लेकिन इन्हें वास्तविक संस्थापक क्यों कहा गया, तो ये हम पढ़ते हैं कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क आते हैं 1509 में 1515 तक रहते हैं और इसे वास्तविक संस्थापक इसलिए कहा जाता है कि क्या करते हैं, कोचीन को अपनी राजधानी बनाते हैं। किसको राजधानी बनाते हैं, कोचीन को अपनी राजधानी बनाते हैं। और इनका महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, 1510 में ये आपको गोवा दिख रहा होगा, ठीक है। 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं। क्या करते हैं, 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किसे पराजित करते हैं या गोवा को अल्फांसो डी अल्बुकर्क कब जीतते हैं। तो 1510 में यूसुफ आदिल शाह को हराकर अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा को जीत लेते हैं। इसी सीक्वेंस में बात करें तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में बहुत सी बातें कही जाती हैं। इन्होंने सर्वप्रथम सती प्रथा का अंत भी उस समय किया था और ये मुस्लिमों से बहुत ज्यादा घृणा भी करते थे। लेकिन ये फिर भी इन्होंने पुर्तगालियों के लिए बहुत सारे काम किए थे। जैसे कि अगर बात करें, पुर्तगालियों की बस्तियां हमारे भारत में बसाना चाहते थे। तो उन बस्तियों को बसाने के लिए क्या करना पड़ता था, एक विवाह नीति फॉलो करनी पड़ती थी, एक विवाह नीति। अब विवाह नीति के अंदर क्या था कि ये जो पुर्तगाली लोग आते थे, ये भारतीय स्त्रियों से उनका विवाह कर दिया करते थे। जब विवाह हो जाएगा तो यहीं सेटल हो जाएंगे। तो धीमे धीमे उन्होंने क्या किया, विवाह नीति फॉलो की और यहाँ पर पुर्तगाली बस्तियां बसाना शुरू कर दिया। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अल्बुकर्क ने 3G की पॉलिसी अपनाई। अभी 3G किसे कहते हैं आप बताएं। 3G याद करने का तरीका है, बाकी इन्होंने कोई 3G नाम नहीं दिया था। 3G मतलब गॉड, गोल्ड, ग्लोरी। गॉड इट मीन्स अपने धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से किया। धर्म परिवर्तन जैसी चीजें की, जैसे शादी कर दिया तो उससे क्या हुआ, धर्म परिवर्तन ही हुआ। तो इन्होंने क्या किया, अपने धर्म का प्रचार प्रसार काफी जोरों से किया। गोल्ड मतलब अत्यधिक आर्थिक लाभ इन्होंने अपने पुर्तगालियों को दिया। और तीसरा ग्लोरी, अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार किया, अपना वर्चस्व बढ़ाया। इसी 3G पॉलिसी के कारण इन्हें क्या वास्तविक संस्थापक भी भारत में कहा जाता है। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को इसीलिए भारत में पुर्तगाली द्वारा भेजा गया वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इन्होंने काफी कार्य किए। गोवा को जीता 1510 में, उसके अलावा 3G पॉलिसी अपनाई, अपने धर्म का प्रचार प्रसार, अपने धन को बढ़ाया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इनके द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए। अब अगर हम बात करें कि पॉइंट ये है कि पुर्तगालियों का भारत आने का रीजन क्या था,
तो अगर रीजन की बात करो तो आर्थिक और धार्मिक, एक तो आर्थिक लाभ कमाना और दूसरा अपने धर्म का प्रसार करना, धार्मिक। तो ये दो मुख्य कारण इनके थे। 1515 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद और भी गवर्नर आते हैं, लेकिन कोई बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर नहीं आ पाते हैं। फिर जो महत्वपूर्ण आते हैं उनका नाम है नीनो डी कुन्हा, जो कि 1529 में आते हैं और कब तक रहते हैं, 1538 तक रहते हैं। नीनो डी कुन्हा की बात की जाए तो अल्बुकर्क के बाद प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर थे, अल्बुकर्क के बाद प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। और हमने अपना जो कार्यालय था या फिर राजधानी वो क्या किया था, कोचीन से गोवा, कोचीन से क्या किया, गोवा हस्तांतरित कर ली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनी राजधानी कोचीन से गोवा हस्तांतरित की, तो किसने की, नीनो डी कुन्हा ने की। उसके अलावा 1535 में इन्होंने क्या किया था, द्वीप को जीत लिया था। दमन एंड दीव सुनते हैं, तो द्वीप को जीत लिया था, यह इनका महत्वपूर्ण था। और इसके अलावा बात करें तो पुर्तगालियों द्वारा 1559 में दमन को जीता गया था। और दमन एवं दीव आपने पढ़ा ही है, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो इसे जीता था। 1535 में दीव किसने जीता था, नीनो डी कुन्हा ने। उसके बाद पुर्तगाली द्वारा 1559 में दमन को जीता गया था, ठीक है। तो ये हमने बात की पुर्तगालियों की, यही से आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें पुर्तगाली प्रभुत्व का पतन हमारे भारत में कैसे हुआ, कि इनका पतन क्यों हुआ, बताइएगा, सोचिएगा कि इनका पतन क्यों हुआ। तो पहला रीजन हम कहें तो धार्मिक असहिष्णुता, भाई धर्म के आधार पर, क्योंकि धर्म परिवर्तन करा रहे थे, हमारे वहां से ये विवाह कर रहे थे, तो क्या हुआ, धर्म परिवर्तन था, अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। तो क्या हमारे भारतीयों में भी इनके लिए रोष था, क्योंकि भाई ये किसको भी पसंद नहीं करेगा। उसके अलावा अगर बात करें तो इनको एक नए उपनिवेश की जानकारी प्राप्त हो गई थी, दक्षिणी अमेरिका में इन्हें ब्राजील का पता चल गया था। दक्षिणी अमेरिका में इधर इनको ब्राजील का पता चल गया था, तो इनका रुख कहाँ हो गया था, इधर आकर पश्चिमी क्षेत्र में आके ब्राजील, ठीक है। तो इनका ध्यान किधर आ गया था, ब्राजील की ओर आ गया था। उसके अलावा जब ये आए तो इन्होंने जमहूरियत से परमिशन लिया और राजाओं से परमिशन लेकर व्यापार करते थे। फिर ये करते थे चुपके व्यापार करने लगे, तो भी कहीं ना कहीं से पतन का कारण बना, ठीक है। तो ये मुख्य इनके कारण बने। अब बात करें तो इन पुर्तगालियों के द्वारा जी पुर्तगाली हमारे भारत आए तो इसका परिणाम क्या हुआ, इससे हमें फायदा हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है कि अगर हमारे भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसी के द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, पुर्तगालियों के द्वारा की गई। इट मींस प्रिंटिंग प्रेस छपाई का कार्य सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो पुर्तगालियों द्वारा ही स्टार्ट किया गया था। उसके अलावा भारत का जापान के साथ व्यापार भी पुर्तगालियों द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें तांबा चांदी आयात निर्यात होता था, और किसके द्वारा शुरू किया गया था, पुर्तगालियों द्वारा। उसके अलावा मध्य अमेरिका से तंबाकू, आलू और मक्का लेकर कौन आया, पुर्तगाली आए। पुर्तगालियों का जब ये व्यापारिक दृष्टिकोण था तो हमारे वहां से कुछ ले जाते थे, अन्य देशों में बेचते थे, अन्य देशों से लाकर हमारे वहां बेचते थे। तो पहले हमने क्या कहा, जापान के साथ व्यापार। दूसरा क्या कहा, मध्य अमेरिका से आलू मक्का आदि लाकर यहाँ व्यापार करते थे। उसके अलावा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की हमने बात कर ही ली है। उसके अलावा अनानास, पपीता, काजू, मूंगफली, गन्ना आदि का श्रेय किसे जाता है, पुर्तगालियों को ही जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसको हमारे भारत में जन्मदाता कहा जाता है। और जो भी चीजें लाते थे विभिन्न देशों से प्राप्त करके ही लाते थे। तो ये आज हमने पढ़ा है पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा कि कौन पहले आए कौन बाद में आए। आप इन पॉइंट्स को सुनिए और अपने नोट्स बनाने की कोशिश करिए, उसमें लिखिए। और फिर हम इसके आगे, अब हमने पुर्तगालियों की बात कर ली, पुर्तगाली आए, उनका प्रभाव क्या रहा, उनका कारण क्या रहा, उनके पतन का कारण क्या रहा, परिणाम क्या रहा। अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डच, एक एक करके हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे। आप लोग पूरी वीडियो को सुने और पूरी वीडियो को सुनने के बाद अच्छा लगेगा कि अगर आप कमेंट बॉक्स में कोई क्वेश्चन पूछें, क्योंकि ऐसा नहीं होता है एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगा। ठीक है, आज के इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।